अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 जुलाई मशहद, एक शहीद लीडर अपनी आखिरी आरामगाह की तरफ जा रहा है और उसी वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स एक ऐसा राज खोलता है कि इजराइल उन लोगों को कत्ल करने की साजिश कर रहा था जो उस वक्त अमेरिका के साथ अमन की बात कर रहे थे। तो आज मैं आपको बताऊंगा, इजराइल अक्टूबर से पहले ईरान पे तीसरी बार हमला करने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर है, यानी जंग दोबारा शुरू होने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो एनालिस्ट कहते कि दुनिया सदियों तक उसकी कीमत चुकाएगी। यूरोप जो 2 हफ्ते पहले रेड लाइन की बात कर रहा था, अब वो ईरान के आगे झुक गया है और तुर्की ने खुला ऐलान कर दिया है कि इजराइल पूरी दुनिया का मसला है और हम अब इजराइल को रोकेंगे। तो आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन की आखिरी तैयारियों में मसरूफ़ है। इस वक्त दुनिया भर से जो वफूद हैं या सरबराहान मुमलिकत हैं, उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। अब याद रखिए, खामनाई साहब को फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल के हवाई हमले में शहीद किया गया था। उनकी जो तदफीन है वो 9 जुलाई को मशहद में होगी और एक हफ्ते भर की जो सोग है, जो सोग का जो हफ्ता है, उसका ऐलान किया गया है। इसको आप यूं कह लें कि उनके सोग की तकरीबात जो हैं वो कहाँ होंगी? तेहरान, कुम और मशहद में। अच्छा, कुम और मशहद जो है वो दोनों मुक़द्दस शहर हैं। उसके बाद इराक के जो मुक़द्दस शहर हैं नजफ़ और करबला, उनकी जो मैयत है उनको वहाँ भी लेकर जाया जाएगा। और कितने लोग होंगे दोस्तों? एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि ईरान में 3 करोड़ 50 लाख ज़ायरीन की तवक्को है और इराक में 1 करोड़ 50 लाख ज़ायरीन होंगे। पाकिस्तान से भी और भारत से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गए हैं और ईरान ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा एंट्री फ्री कर दी है अगर वो खामसाई साहब के फ्यूनरल के लिए आना चाहते हैं। और अब शहीद खामनाई के साथ कौन कौन दफन होगा दोस्तों? उनकी अहलिया भी शहीद हुई थी, आपको मालूम होगा इस हमले में। मंसूर कुजश्ते बागिरज़ादे उनका नाम है, जो चंद दिन के बाद जो है वो इंतकाल कर गई थी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए। उन दोनों के साथ जो है वो उनको एक दूसरे के साथ उनको वहीं पर जो है वो दफन किया जाएगा मशहद के अंदर। उनका बेटे जो है मुज्तबा खामनाई, जो ख़ुद भी हमले में ज़ख्मी हुए थे दोस्तों, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। बाज़ ज़राए कह रहे हैं कि वो इस फ्यूनरल प्रोसेशन में शिरकत नहीं करेंगे, बाज़ कह रहे हैं कि वो आएंगे। दोस्तों, ये जनाजा ईरान के लिए सिर्फ सोग नहीं है, ये एक सियासी इम्तिहान भी है कि आवाम जो है वो कितनी उनके साथ है। अब अगर 3 से 4 करोड़ आ जाते हैं लोग इस फ्यूनरल के अंदर, तो जो अमेरिका, इजराइल और मगरिब की गर्दान है कि ईरानी इस रजीम से जान छुड़ाना चाहते हैं, उस पूरे प्रोपेगेंडे का सफाया हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, 1989 में जब खुमैनी साहब का जनाजा हुआ था तो लाखों लोग निकले थे। अब खामनाई साहब का जो जनाजा है, कहा जा रहा है कि उससे भी बड़ा हो सकता है। तकरीबन 1 करोड़ के आसपास लोग जो है वो खुमैनी साहब के जनाजे में आए थे और खामनाई साहब के जनाजे में 3 से 4 करोड़ लोगों के आने की तवक्को है। करबला की तरह जहां शहीद की मौत जो है उसकी तहरीक को और ताकतवर बनाती है, एग्जैक्टली खामनाई साहब की मौत ने, उनकी शहादत ने ईरान की तहरीक को न सिर्फ ताकतवर बनाया है, बल्कि अगर लोग बिखरे भी हुए थे तो उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जो है वो जमा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी वक्त जब ये सब कुछ हो रहा है, जब ये जनाजा हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बॉम्बशेल गिराया यहां पे। एनवाईटी की सीनियर जर्नलिस्ट हैं फरानाज फसीही, उन्होंने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी है कि अमेरिकन हुक्काम का ख्याल था कि इजराइल ईरान के आला मुज़ाकरातकारों, जिनमें जनरल गलीबाफ हैं और वज़ीर ख़ारजा अराक़ची हैं, उनको कत्ल करने की साजिश कर रहा था जब तेहरान और वाशिंगटन आपस में बातचीत कर रहे थे, जब ये मुज़ाकरात चल रहे थे। इन दोनों को कत्ल करना अमन की बातचीत को बिल्कुल बर्बाद कर देता, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अल्फाज से। अब समझिए पूरी कहानी को दोस्तों। जंग 28 फरवरी को शुरू होती है। इजराइल ने शुरू से ही ईरानी सीनियर लीडर्स को निशाना बनाने की पॉलिसी अपनाई हुई थी ताकि वो हुकूमत को कमज़ोर से कमज़ोर तर करती चली जाए। इसी वजह से कई आला ईरानी शख्सियात शहीद भी हुए। अली लारजानी, जो कि मुज़ाकरात में बहुत अहम किरदार निभा रहे थे, उनको शहीद किया गया। कमाल खाराज़ई साबिक वज़ीर ख़ारजा है, उनको शहीद किया गया। लेकिन अब अप्रैल में जो सीज़ फायर हुआ और अराक़ची और गलीबाफ ईरान को उनको ईरान अपनी नुमाइंदगी के लिए भेज रहा था बार बार, तो उनको कत्ल करने का मतलब क्या था कि पूरी जो डील है
उसको बर्बाद करना। और दोस्तों सबसे ड्रामेटिक हिस्सा जो है वो क्या है, गलीबाफ इस्लामाबाद ने जेडी वैंस से मुलाकात के बाद ईरान वापस जा रहे थे। अचानक ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके तैयारे को जो है वो इत्तला दी कि इजराइल उनके तैयारे पे हमला करने वाला है, इजराइल से तैयारे उड़ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोट किया है। 2 इजरायली फाइटर जेट्स इराक की तरफ से ईरान की फजा में दाखिल हो चुके हैं। तैयारे ने फौरन मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग की और गलीबाफ और उनका जो पूरा 70 रुकनी वफ्द था, उन्होंने 8 घंटे की रोड का सफर करके, ड्राइव करके वो तेहरान वापस पहुंचे थे। और यहां पाकिस्तान का किरदार क्या था? मार्च में एक पाकिस्तानी ऑफिशियल ने रॉयटर्स को बताया था कि इजराइल ने अराक्ची और गलीबाफ दोनों को अपनी हिट लिस्ट से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने वॉशिंगटन से यह कहा था कि इनको निशाना न बनाया जाए वरना सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे इजराइल को। पाकिस्तान ने अमेरिका को वार्निंग दी थी कि अगर इन दोनों में से कोई भी मारा गया तो बातचीत के लिए कोई और नहीं बचेगा और हम भी अपना हाथ यहां से उठा लेंगे। इसीलिए अमेरिका ने इजराइल से कहा कि पीछे हट जाओ। और जब गलीबाफ इस्लामाबाद जा रहे थे तो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने ईरानी वफ्द के तैयारों को जो है वो बॉर्डर से एस्कॉर्ट करवाया था। आपने विजुअल्स देखे, आपको याद होगा दोस्तों। अब सोचिए, इजराइल उन लोगों को मार देना चाहता था जो अमन की बात कर रहे थे। ये दिखाता है कि इजराइल अमन नहीं चाहता, सिर्फ इजराइल तबाही चाहता है। उसको हर वक्त एक जंग चाहिए है दोस्तों। और अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि यहूदी हुकूमत अपने लोगों के साथ बहुत अच्छी है। आपको मैं एक और खबर देने जा रहा हूं और ये खबर हैरिट्स की है, इजराइल का अपना सबसे बड़ा अखबार। लोगों को पता होगा कि अच्छा ये पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं, लेकिन इजराइली अपने लोगों के लिए तो बहुत ही कमाल होंगे ना। ये इंतहाई गलत तस्वुर है। इसको हैरिट्स ने ब्रेक किया है, इजराइल के सबसे बड़े अखबार ने। इजराइल जहां ऑप्टिक्स बुरे हैं लेकिन गवर्नेंस उससे भी ज्यादा बदतर है, ये हेडलाइन थी। ऑप्टिक्स कहते हैं दिखने में जहां इजरायली हुकूमत बुरी है, अगर आप उसकी गवर्नेंस को देखें तो उससे भी ज्यादा बुरी है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। इजराइल की जो जहरी तस्वीर बनी हुई है कि वो पहले से ज्यादा एडवांस हो चुका है, वो उतना ही अंदर से खोखला है। लेकिन अगर इस ज़ाहरी परत को हटाकर देखें तो अंदर हुक्मरानी उससे भी ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। जून 2026 में ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर मिरी रेगेव ने एक सड़क पे स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं वो लगाने की तकरीब जो है वो मुनक्किद की। एक तकरीब हुई, इसके लिए एक बड़ा पोडियम बनाया गया, गजीबो लगाया गया, बहुत बड़ा नीला सफ़ेद बैनर लगाए गए वहाँ पे, जैसे कोई बहुत बड़ा कौमी मंसूबा हो, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए। अब हैरिट्स जो है तनकीद कर रहा है कि स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए तुम्हें इफ्तिताह करना पड़ रहा है। ये हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे जहाँ पे गली का नाला बनवाने के लिए भी MP MNA साहब आते हैं और इफ्तिताह करते हैं। नहीं, ये इजराइल की बात हो रही है। ये दिखाता है कि हुकूमत की तवज्जो असली मसाइल पर नहीं है बल्कि सिर्फ शो ऑफ पर है। और असल मिसाल जो है वो अब हैरिट्स ने दी है। वो कहता है अदालती इदारों को कमज़ोर किया जा रहा है ताकि मुतनाज़े वज़ीर जैसे बेन गवीर हैं वो अदालतों से बच सके। नेतन्याहू खुद करप्शन के मुकदमे का सामना कर रहा है और ऐसे कानून ला रहा है जो उसके मुकदमे को मुतासर करें। 7 अक्टूबर की नाकामी पे अभी तक कोई आज़ादाना इंक्वायरी नहीं हुई है और पोल्स के मुताबिक 61% इजरायली नहीं चाहते कि नेतन्याहू दोबारा उम्मीदवार बने सदारत का। ये वो इजराइल है जिसे सब मिसाली जमहूरियत समझते थे, लेकिन अंदर से वो अपने ही इदारों को खोखला कर रहा है, अपने ही लोगों को धोखा दे रहा है। और सबसे खतरनाक जो पेशगोई है वो क्या है, वो मारियो नौफल ने की है। 2 जुलाई को उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, पढ़ने के काबिल है वो लिखते हैं इजराइल अक्टूबर से पहले ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू करेगा। अपने उस खोखलेपन को बचाने के लिए, दुनिया की नज़रों से छुपाने के लिए अवाम को जंग में धकेलेगा ताकि उससे कोई सवाल न कर सके। और ये तेहरान में एक आम इत्तफाक़ राय भी है और इसी की वजह से लबनान से, इसकी जो वजह है वो लबनान से जुड़ी हुई है। समझिए कैसे। अब मैं आपको मारियो की पूरी बात खोल के बताता हूँ। अमेरिका ईरान MOU के तहत इजराइल को हर जगह लड़ाई बंद करना थी और फौजें वापस बुलाना थी, लेकिन इजराइल ने लबनानी हुकूमत के साथ एक अलग डील कर ली जिसने इस MOU को खामोशी से कमज़ोर कर दिया। इस डील में इजरायली फौजियों की वापसी को हिजबुल्लाह के पहले गैर मुसल्लह होने से मशरूत कर दिया गया और हिजबुल्लाह इस शर्त पर राजी नहीं है और लबनानी हुकूमत के पास उसे मजबूर करने की ताकत नहीं है। नतीजा,
इजरायली फौज जनूबी लबनान में जितना मर्जी रह सकती है। उन्होंने पहले ही 8 से 10 किलोमीटर गहरा बफर जोन बना भी लिया है। एनालिस्ट कहते हैं ये डील मुर्दा पैदा हुई थी, डेड डील है, और इसका मकसद इजराइल को लबनान में रहने का मुस्तकिल बहाना देना था। और नेतन्याहू को फरवरी में जो चीज गायब थी वो अब मिल गई है। दोस्तों, शुमाल में फौजी मौजूदगी की वजह से वो अब हिजबुल्लाह के खतरे के बगैर ईरान पे हमला कर सकता है। आप समझ गए आप कितनी बड़ी स्कीम थी इजराइल की। और नेतन्याहू के सियासी वजूहात भी इसके नीचे, इसके अंदर कहीं ना कहीं शामिल है। एमओयू ने सियासी तौर पे इसे कमजोर किया। अक्टूबर में उसके दोबारा जीतने के इम्कानात कम हुए, और अगर वो हार गया तो उसका जो इस्तिस्ना है, सदारती इस्तिस्ना, वो ख़त्म हो जाएगा और करप्शन का मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। जंग दोबारा शुरू करना एमओयू को तोड़ने का एक तरीका भी हो सकता है, और जंग दोबारा शुरू करना इस इंसान की मजबूरी है। और नेतन्याहू ने खुद इस हफ्ते कहा है कि इजराइल ईरान पे अगर ज़रूरत हो तो हमला करेगा, और ये ज़रूरत खुद पैदा करेंगे। और तेहरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे, यानी बेसिकली तेहरान को न्यूक्लियर हथियारों से रोकने की कोशिश है। अगर ईरान पे तीसरी बार हमला हुआ तो क्या होगा? अब एक और इंटरेस्टिंग मोड़ आ गया दोस्तों। ये एनालिस्ट है जो कि इस पे एक खौफनाक तस्वीर खींचते हैं। आमिर अमीनी लिखते हैं कि अगर मुज़ाकरात के दौरान ईरान पे तीसरी बार हमला हुआ तो उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकता, वो न्यूक्लियर हथियार बनाएगा, क्योंकि ये ईरान की खुद हिफाजती मजबूरी होगी। और नतीजा, वो कहते हैं, पहला महीनों या सालों तक इंटरनेट बंद हो जाएगा। मॉडर्न जंग में साइबर हमले होंगे जो कि आम हैं, और ईरान के पास साइबर सलाहियतें हैं। अगर तनाज़ा बढ़ा तो आलमी इंटरनेट और जो मवासलात का निज़ाम है मुतासर होगा। दूसरा, लोग आसपास के मुल्कों से अपने वापस जो उनके घर हैं, वतन हैं, वहां भागना शुरू कर देंगे। दुनिया भर में खुराक की कमी और कहत होगा। समझिए कैसे होगा। देखिए, गल्फ ममालिक दुनिया की यूरिया खाद के बहुत बड़े बरामद कुनंदगान हैं। यूरिया खाद के, तेल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो खाद महंगी हो जाएगी। गरीब मुल्कों में खेती बाड़ी मुतासर होगी, पैदावार घटेगी, और कहत और भूख एशिया और अफ्रीका में फैलेगी। चौथा, सदियों की सबसे बड़ी जो माशी तबाही है वो होगी, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, और न्यूक्लियर हथियारों का इम्कान बढ़ जाएगा। ईरान के पास 60% इनरिच्ड यूरेनियम का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, तकरीबन 440 किलो तक, जो वेपन ग्रेड, यानी वेपन ग्रेड आपको हथियार बनाने के लिए 90% चाहिए होता है, और ये 90% के बहुत करीब है। IAEA और अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ने अभी तक हथियार नहीं बनाया, लेकिन उसका ब्रेकआउट टाइम, यानी हथियार बनाने में लगने वाला जो वक्त है, वो बहुत कम है। बार बार हमलों के बाद, खास तौर पे लीडरशिप के कत्ल के बाद, ईरान के लिए न्यूक्लियर हथियार को आखिरी रोकथाम का जरिया बनाना एक मंतकी कदम होगा। दुनिया को वो पर बताएगा कि जनाब हम मजबूर हैं। आमिर अमीनी कहते हैं कि अगर ईरान पे दोबारा हमला हुआ तो ये आखिरी बार होगा। या तो ईरान बच जाएगा और दुनिया को सदियों तक इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, या नहीं बचेगा ईरान और दुनिया फिर भी इस पागलपन की कीमत सदियों तक अदा करेगी। ये एक खौफनाक तस्वीर है जहां एक मुल्क पे हमला पूरी दुनिया को ले डूबेगा, और इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो बाज नहीं आएगा शरारत करने से। दोस्तों, वो बाज नहीं आएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक और अहम इशू की तरफ, और इस नई हकीकत का सबसे बड़ा जो सबूत है वो मैं आपको देने जा रहा हूं। वो है यूरोप ईरान के आगे झुक गया। मारियो नौफल ने ही खबर ब्रेक की है, और ब्लूमबर्ग के हवाले से वो लिखते हैं कि यूरोपियन मुल्कों ने बज़ाहिर हुर्मुज़ से गुजरने पे ईरानियन फीस को, जो ईरानी टोल ले रहे हैं गुजरने का, उसको नागुज़ीर मान लिया हुआ है। अब वो सिर्फ इस बात पे तवज्जो दे रहे हैं कि ये फीस तमाम जहाज़ों पे यकसा लगेगी, बजाय इसके कि इस उसूल की ही मुखालफत वो करें। यदि सोचिए, 2 हफ्ते पहले इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी जो है वो कैमरा पे आके कहती है कि ईरान को टोल चार्ज करने की इजाज़त देना दुनिया के हर स्ट्रेटेजिक समुद्री रास्ते को हथियार बना देगा, और यूरोप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये उसके अल्फाज से। और अब यूरोप उसका तसव्वुर भी कर रहा है, और बज़ाहिर इस नतीजे से मुतमईन भी है कि हाँ, ईरान को पैसे दो, अपने जहाज़ गुजारो। अब उनका फोकस सिर्फ इंसाफ के साथ जो है वो क्या है कि हम अब अपना काम करवा लें, दैट्स ऑल। यानी अब वो मुखालफत नहीं कर रहे। अब जो सवाल हुर्मुज़ का रेड लाइन समझा जा रहा था, वो अब बातचीत
कि एक आम तफसील बन गया उनके लिए, और ईरान इससे सालाना अरबों डॉलर की आमदनी भी कमाएगा। कुछ रिपोर्ट्स में 40 अरब डॉलर सालाना तक का जिक्र है दोस्तों। ये वो ईरान है जिसे सब कमज़ोर समझते थे, आज वो इन्हीं मुल्कों से पैसा कमा रहा है और आखिर में एक नई ताकत मैदान में आ गई है। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से में ले आया हूं इस वीडियो के अंदर, वो है तुर्की। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा है हाकान फिदान। उन्होंने CNN तुर्क को एक इंटरव्यू दिया है और खुला ऐलान कर दिया है। फिदान ने कहा है कि इजराइल फ़िलहाल एक नए दुश्मन की तलाश में है। जब तक इजराइल या कोई और हमारे कौमी और इलाकाई मफादात के ख़िलाफ़ काम करता रहेगा, हमें किसी से डरने, हिचकचाने या पीछे हटने की कोई वजह नहीं है। हमें टकराव से कोई मसला नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। ये मैं आपको तर्जमा करके बता रहा हूं उनके अल्फाज का। और फिर वो एक बहुत बड़ा जुमला कहते हैं इजराइल सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। यानी तुर्की कह रहा है कि इजराइल जो है वो पूरी दुनिया के लिए कैंसर है। ये सोचिए, तुर्की खुला ऐलान कर रहा है कि इजराइल पूरी दुनिया का मसला है, और अंकारा की तरफ से एक खुला इशारा भी है कि वो ईरान की जगह इजराइल मुखालिफ मरकजी ताकत बनना चाहता है। यानी ईरान का जो सिंबल था कि ईरान जो है वो इजराइल के खिलाफ है, तुर्की भी वो सिंबल, वो आइडेंटिटी, वो पहचान हासिल करना चाहता है। हमास और हिजबुल्लाह के कमज़ोर होने के बाद ख़ासतौर पे तुर्की अगले दौर की क़यादत करने की कोशिश कर रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं दोस्तों, तुर्की ने 2024 में इजराइल के साथ अपनी सारी तिजारत बंद कर दी थी, अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी थी, और ख़ुद इजरायली लीडर्स अब तुर्की को नया ईरान कह रहे हैं, जिसके पास जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी ताकत है, और उसका जो बढ़ता इलाकाई असर रसूख जो है वो भी किसी से जगह छुपा नहीं है दोस्तों। तो मैंने आज की सारी तस्वीर आपके सामने रख दी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे फेसबुक पे लाइव बात करना चाहते हैं, जहां मैं लाइव कॉल्स लेता हूं, तो सिर्फ फॉलो नहीं करना, अपने पेज को सब्सक्राइब भी करना है। आपके कॉमेंट्स को मैं तजिए का हिस्सा बनाता हूँ, इसलिए कॉमेंट लाजमी किया करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।